हम आ चुके हैं फिर से एक नई और सच्ची स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी हमें नंदिनी जी ने भेजी है। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज दीजिएगा। मेरा नाम नंदिनी है और मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं आपको अपने नाना नानी के साथ घटे एक बहुत बुरे इंसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये साल 1988 की बात है, जब मेरी मम्मी 8 साल की थी और मेरे छोटे मामा 3 साल के थे। उन दिनों मेरे नाना जी एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। अपने काम के लिए अपनी फैमिली और वर्कर्स के साथ अपने गांव से दूर गुजरात में एक डैम के पास जंगल में रहते थे। मैं आपको उस डैम का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन उस डैम का कंस्ट्रक्शन का काम मेरे नाना जी ने ही किया था। नाना जी ने उस जंगल में ही अपने वर्कर्स के साथ मिलकर एक पूरी बस्ती ही बना ली थी, जिसमें सबसे बड़ा घर मेरे नाना जी का था। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी था, जिसकी छाव पूरे आंगन में रहती थी। नाना जी उसी पेड़ के नीचे बैठकर हर मंडे को उन वर्कर्स को सैलरी दिया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन जब नानी दूध वाले के यहाँ दूध लेने गई तो उस दूध वाले ने उन्हें बताया कि यहाँ जंगल में एक बंगाली अघोरी रहता है, जो कि कई तरीकों की अघोरी विद्याएं को जानता है। वो हमसे हमारे असली पैसे लेकर उसके बदले में नकली पैसे दे देता है, जो कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं। उसने कहा कि वो आपसे भी पैसे मांगने आए तो उसे बिल्कुल मत देना। ये सब सुनकर नानी जी घर पर चली गई। इस घटना के बाद एक दिन वो अघोरी मेरे नानी के पास पैसे मांगने आया। दरवाजे पे आके उसने आवाज दी, माई पैसे दे दे। मेरी नानी घर में आए किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी कमर से बंधी पैसों की पोटली खोलकर देखी तो वो खाली निकली। तो उनके पास पैसे नहीं थे। नानी ने उनसे कहा, मुझे माफ करना, आज मेरे पास पैसे नहीं है, और खाली पोटली उस अघोरी को पकड़ा दी। उसने वो पोटली खोल के देख ली और उस पर हाथ फेर कर जोर से चिल्लाया, तारी। तारी का मतलब होता है खाली। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से ही नानी की तबीयत खराब रहने लगी। उनको हर समय तेज सर दर्द होने लगा था, इतना तेज कि उनका सर अभी फटने ही वाला हो। बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन नानी की तबीयत पे कोई असर नहीं हुआ। आखिर में नाना जी ने एक बाबा के पास ले गए। उस बाबा ने नानी को अपने सामने बिठाया और आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले, मुझे आपका घर दिख रहा है। आपके घर के सामने एक बड़ा बरगद का पेड़ भी है, वो भी दिख रहा है। मेरे नाना नानी उनकी बात सुनकर चौंक गए। इन्हें कैसे पता चला कि हमारे घर के सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है? फिर उन बाबा ने कहा कि किसी ने आपके घर के ऊपर काला जादू किया हुआ है, उस बरगद के पेड़ के ऊपर और नानी के ऊपर किया हुआ था। यह सुनकर मेरे नाना नानी डर गए। बाबा जी बोले, डरो मत तुम लोग, मैं अभी उतारा करता हूँ। आपको कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन आपके ऊपर जो काला जादू किया गया है वो बहुत ही मुश्किल है, जिसको मुझे पूरा खत्म करने के लिए मुझे आपके घर आना होगा। फिलहाल मैं आपका उतारा कर देता हूँ। फिर जैसे ही बाबा जी ने नानी के दोनों हाथ पकड़े और नीचे किए, नानी के हाथों से हरा रंग का पानी निकलने लगा। ऐसा बाबा जी ने 4 से 5 बार किया और फिर नाना नानी को घर जाने के लिए बोल दिया। उतारा करने के बाद मेरी नानी का सर का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन अब उन्हें घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई किचन में बर्तन रख रहा है। किचन में आकर देखा और वहाँ तो कोई नहीं था। कई बार उन्हें दूसरे कमरे से ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई लकड़ी को खुरच रहा हो। जब वो वहाँ देखने जाती थी, वहाँ कोई नहीं होता था। ये आवाजें सिर्फ नानी को ही नहीं बल्कि घर के सारे सदस्यों को आती थी। फिर कुछ दिनों बाद नानी को फिर से सर दर्द होने लगा था, लेकिन अब नानी को जब भी सिर दर्द होता था तो उन्हें घर में एक कीड़ा दिखाई देता था, जिसको मराठी में बेंगोटा बोलते हैं, और उस कीड़े के गायब होते ही नानी का सिर दर्द भी खत्म हो जाता था। लेकिन नानी के अलावा वो कीड़ा किसी को नहीं दिखता था। आंगन में लगा इतना बड़ा पेड़ भी अपने आप सूखने लगा था। तो नानी के फिर से उस बाबा जी के पास ले गए। नानी को फिर से उस बाबा जी के पास ले गए। बाबा जी ने बताया, तुम्हारे ऊपर मुद्दत का जादू किया है, जिसका मतलब था कि तुम एक समय तक ही जिंदा रह सकती हो और समय पूरा हो जाने के बाद तुम मर जाओगी। बाबा जी की बात सुनकर मेरे मामा रोने लगे। बाबा जी ने बताया कि उस काला जादू करने वाले ने उस कीड़े को जादू के रूप में तुम्हारे ऊपर छोड़ा हुआ है। फिर से बाबा जी ने नानी के ऊपर वही उतारा दोबारा से किया और इस बार भी पहले की तरह नानी के हाथों से हरा पानी निकलने लगा था। बाबा जी ने कहा कि मैं आने वाले अमावस्या की रात पूरे घर का उतारा कर दूंगा। फिर अमावस्या के 2 दिन पहले बाबा जी नाना के घर आए और नानी की तबीयत के बारे में पूछने लगे। तो नाना ने बोला, वो अब ठीक है बाबा जी। बाबा जी बोले, अमावस्या की रात जो पूजा करनी है उसके लिए कुछ सामग्री लानी पड़ेगी, वही बताने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। नाना ने उन सब सामान की लिस्ट ले ली और फिर वो बाबा जी वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी नानी की तबीयत बद से
बदतर होने लगे, इतनी कि वो बेड से उठ ही नहीं रही, इतनी कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। और आखिर उसी दिन में नानी ने उस काले जादू से हार मान ली। मेरे नाना, मम्मी और मेरे मामा के सामने उस दिन शाम 5 बजे नानी ने दम तोड़ दिया। फिर जब मेरी नानी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सब लोगों को वह एक भिंगोटा उड़ता दिखाई दिया। उसी रात को मेरी मम्मी और मेरे मामा के सपने में नानी आई और बोली, अच्छा मेरे बच्चों, मैं चलती हूँ। यह सुन के मेरे मामा और मेरी मम्मी रोते हुए नींद में ही भागने लगे और नानी को पकड़ करके बोले, हमें छोड़ के मत जाओ माँ। लेकिन जैसे ही उनकी आँख खुली वो दोनों मेरे नाना जी को पकड़कर रो रहे थे। मेरी मम्मी बताती है उस रात का वो सपना नहीं था, क्योंकि हम दोनों को एक ही टाइम पे एक ही सपना कैसे देख सकते। शायद उस रात हमारी माँ हमें आखिरी बार देखने आई थी। नानी जी की 13वीं के बाद नाना ने कहा, अब तो मेरा यह सब कुछ चला गया, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा, मैं वापस अपने गाँव चला जाऊंगा। उस दिन वो बाबा जी भी घर आए और कहे, मुझे भी आपके लोगों से खबर मिली थी कि आपकी पत्नी मर गई है। शायद उस काला जादू करने वाले को ये पता चल गया था कि हम उसके जादू को खंडित करने वाले हैं, इसलिए उसने आपकी पत्नी को अमावस्या तक का भी टाइम नहीं दिया। वो जो भी है वो सिर्फ आपके पैसों के और आपके घर के पीछे पड़ा है। इसलिए अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये घर तोड़ के जाना, वरना वो आपके लिए फिर से कोई नया संकट ला सकता है। नाना जी ने वैसे ही किया। जाने से पहले उस घर को तोड़ दिया। वो बरगद का पेड़ भी अपने आप ही पूरी तरीके से सूख चुका था। और फिर बहुत साल गुजरने के बाद 2014 में जब मेरे नाना नानी के साथ उस बस्ती में रहने वाले वर्कर की बीवी, मेरी मम्मी की भी कोई रिलेटिव लगती थी, वो हमारे घर आई तो उसने मामा को बताया कि आप लोगों के जाने के बाद वहाँ पर हर अमावस्या की रात कोई औरत उस सूखे हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोती थी। वो बोलती थी कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, और वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि तुम्हारी माँ थी। आप लोगों के जाने के बाद वहाँ किसी वर्कर का भी मन नहीं लगता था, इसलिए हम सब भी वो जगह छोड़कर अपने गाँव चले गए थे। यह कहानी बिल्कुल सच है और मेरी मम्मी इस बात को याद करके रो पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को 8 साल की उम्र में ही खो दिया था। हैव अ गुड डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर और रियल एक्सपीरियंस के साथ।